आज जूडियो इंडियन फैशन मार्केट को डिसरप्ट कर रहा है। एफोर्डेबल फैशन पहले भी था, लेकिन किसी ब्रांड ने इतने कम प्राइस पर ट्रेंडी फैशन और कंसिस्टेंट क्वालिटी को इतने बड़े स्केल पर आज तक किसी ने ऑफर नहीं किया। लेकिन जूडियो ने ये किया कैसे? ये इतने कम प्राइस पर प्रोडक्ट बेच के भी कैसे पैसे कमा रहा है? और अगर इसका बिजनेस मॉडल इतना ही सक्सेसफुल है तो बाकी और बिजनेस इसे कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या फ्यूचर में जूडियो को कोई चैलेंज कर पाएगा? 2016 में इंडिया का फैशन मार्केट दो कैटेगरीज में डिवाइडेड था। एक तरफ ज़ारा, H&M और प्रीमियम ब्रांड्स, जहाँ स्टाइलिश प्रोडक्ट्स और अच्छा एक्सपीरियंस था लेकिन प्राइस मिडिल क्लास के बजट से बाहर, और दूसरी तरफ लोकल मार्केट्स और गारमेंट शॉप्स जिसका प्राइस अफोर्डेबल था लेकिन क्वालिटी, फैब्रिक्स और फिटिंग बहुत खराब। फॉर एग्जांपल, अगर तुम उस वक्त एक ट्रेंडी ओवर साइज टी शर्ट खरीदना चाहते या तो मॉल में उसके लिए 1000 रुपए खर्च करो या फिर लोकल मार्केट से 200 या 300 में खरीदो, लेकिन इसमें तुम्हें स्टाइल एंड क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। स्टाइल या फिर अफोर्डेबिलिटी, दोनों एक साथ नहीं। टाटा ग्रुप ने इसी गैप को आइडेंटिफाई किया। उन लोगों ने ये क्रैक कर लिया कि इंडिया का जो यंग कस्टमर है वो फैशनेबल कपड़े चाहता है लेकिन प्रीमियम प्राइसेस नहीं दे सकता है, और इसी गैप को फिल करने के लिए लॉन्च हुआ जूडियो। लेकिन सिर्फ इस गैप को आइडेंटिफाई कर लेना इनफ नहीं था। रियल चैलेंज था फैशनेबल क्लोथ्स को इतना सस्ता बनाना कि लोग उसे बिना सोचे ही खरीद लें, और ये पॉसिबल हुआ 5 डिसीजन से जो जूडियो ने लिया। जूडियो का लॉन्च बहुत डिफरेंट था। ज्यादातर फैशन ब्रांड्स वेबसाइट और ऐप बनाता है। Amazon, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट पर प्रोडक्ट लिस्ट करता है जिससे वो एड रन करके बल्क ऑर्डर ला सके बहुत ही कम टाइम में और सिंगल लोकेशन से पूरे इंडिया में ऑर्डर भेज सके। लेकिन जूडियो ने ठीक ऑपोजिट डिसीजन लिया। नो ऑनलाइन शॉपिंग, ओनली ऑफलाइन स्टोर्स। क्योंकि फैशन में कस्टमर सिर्फ प्रोडक्ट नहीं खरीदता, वो फिटिंग, फैब्रिक और फील भी खरीदता है, जो ऑनलाइन में पॉसिबल नहीं है। और ऑनलाइन फैशन का एक और प्रॉब्लम है, हाई रिटर्न रेट्स, जो 40% तक जा सकता है। अगर 299 का टी शर्ट का रिटर्न रेट हाई हो तो उसका इकोनॉमिक्स ही खराब हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने 299 का टी शर्ट ऑर्डर किया लेकिन तुम्हें साइज फिट नहीं आया, इसलिए तुमने उसे रिटर्न कर दिया। अब कंपनी ने तुम्हारे घर तक शिप होने का कॉस्ट दिया, फिर उसी प्रोडक्ट को वापस लाने का भी। और जब लाखों कस्टमर के साथ ये होता है तो ये एडिशनल लॉजिस्टिक कॉस्ट बहुत ही बड़ा बन जाता है, और कोई भी कंपनी ये कॉस्ट अपनी जेब से नहीं भर सकती। आखिर में ये कॉस्ट प्रोडक्ट के प्राइस में ही ऐड होता है। इसीलिए जूडियो ऑनलाइन गया ही नहीं, बल्कि उसने स्टोर्स को ही कस्टमर के पास लाया। लेकिन सिर्फ ऑफलाइन स्टोर से 299 की टी शर्ट पॉसिबल नहीं होती। इसीलिए जूडियो ने दूसरा डिसीजन लिया, एवरीडे लो प्राइसिंग। अगर तुम किसी फैशन ब्रांड के स्टोर में जाओ तो एक चीज ऑलमोस्ट गारंटीड होती है, सेल, फ्लैट 40% ऑफ, बाय टू गेट वन, एंड ऑफ सीजन सेल। और कस्टमर क्या करता है? वेट करता है, अगले महीने और डिस्काउंट आ जाएगा तब ले लेंगे, जिससे कंपनी की सेल्स भी डिले होती है और प्लानिंग भी। जूडियो ने इसी साइकोलॉजी को चेंज कर दिया। सेल इवेंट को रिमूव करके ना बाय वन गेट वन, ना फ्लैट 70% ऑफ, हर दिन ऑलमोस्ट सेम प्राइस। कि एक टी शर्ट 299 की है और अगले महीने भी 299 की रहेगी तो तुम डिस्काउंट का वेट नहीं करोगे। अगर तुम्हें प्रोडक्ट पसंद आया तो तुम आज ही खरीद लोगे। इसी एक डिसीजन की वजह से लोग डिस्काउंट का वेट करने के बजाय पसंद आते ही क्लोथ्स बाय करने लगे। एवरीडे लो प्राइसिंग ने कस्टमर का बाइंग बिहेवियर तो चेंज कर दिया, लेकिन इससे सिर्फ सेल्स बढ़ती है, कॉस्ट कम नहीं होती है। रियल सेविंग्स आई जूडियो के तीसरे डिसीजन से। इमेजिन दो फैशन ब्रांड सेम क्वालिटी के टी शर्ट बनाते हैं, दोनों का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 180 है। पहला ब्रांड सेलिब्रिटी एड चलाता है, इन्फ्लुएंसर्स को पे करता है, IPL स्पॉन्सरशिप्स देता है और टीवी कैंपेन्स करता है। इन सब से उसका 40 से 50 रुपए एक्स्ट्रा खर्च हो जाता है। और दूसरा ब्रांड वो ये सब नहीं करता। अब दोनों की एक्चुअल कॉस्ट कैसे सेम हो सकती है? ऑब्वियसली नहीं होगी। और इसीलिए पहला ब्रांड को या तो टी शर्ट महंगे में बेचनी होगी या फिर हेवी डिस्काउंट देके मार्जिन सैक्रिफाइस करना होगा। जूडियो ने यही सबसे स्मार्ट डिसीजन लिया। कभी नोटिस किया है तुमने, शायद जूडियो का कभी टीवी एडवर्टाइजमेंट नहीं देखा होगा, ना कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी, ना IPL स्पॉन्सरशिप, फिर भी हर वीकेंड स्टोर्स क्राउडेड होता है। और रीजन सिंपल है, जूडियो का स्टोर ही उसका मार्केटिंग है। कंपनी अपना स्टोर्स बिजी मार्केट या फिर हाई फुटफॉल एरियाज में खोलती है क्योंकि वहाँ लोग मूवी देखने या फिर फूड कोर्ट जाते हैं, और क्यूरियोसिटी में वो लोग जूडियो के स्टोर के अंदर भी चले जाते हैं। और एक बार अगर कस्टमर जूडियो के स्टोर में आ जाए तो उसके बाद वो दूसरा काम वो कस्टमर्स खुद ही कर देते हैं। तुम इंस्टाग्राम खोलकर सर्च करो जूडियो हॉल, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे। और ये वीडियोस जूडियो नहीं बनाता, कस्टमर्स बनाते हैं फ्री में। मतलब जहाँ दूसरी कंपनीज करोड़ एडवर्टाइजिंग पर खर्च करती है, जूडियो का एक बड़ा प्रमोशन यूजर जनरेटेड कंटेंट से हो जाता है। लो मार्केटिंग से कॉस्ट तो कम हो गया, लेकिन जूडियो का इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो 2016 में एक स्टोर आज 982 स्टोर्स है, इस पे तो हेवी इन्वेस्टमेंट हुआ होगा। तो क्या ये कॉस्ट ऐड नहीं हुआ प्रोडक्ट में? जूडियो ने इसे बड़े स्मार्टली हैंडल किया थ्रू फोको मॉडल। देखो, नॉर्मली जब कोई रिटेल कंपनी स्टोर ओपन करती है तो उसे करोड़ में रुपए स्पेंड करना पड़ता है फॉर रेंट डिपॉजिट, इंटीरियर, फर्नीचर, लाइटिंग, फिक्सचर्स, एयर कंडीशनिंग। और अगर कंपनी 100 स्टोर्स खोलना चाहे तो इन्वेस्टमेंट हंड्रेड्स ऑफ करोड़ तक पहुंच सकता है। लेकिन जूडियो ने ये प्रॉब्लम ही एलिमिनेट कर दी। उसने यूज किया फोको, फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड। दैट मींस स्टोर का इन्वेस्टमेंट फ्रेंचाइजी पार्टनर करता है, लेकिन स्टोर का डिजाइन, प्राइसिंग, प्रोडक्ट, इन्वेंटरी और पूरा कस्टमर एक्सपीरियंस जूडियो कंट्रोल करता है। सिंपल एग्जांपल में कैपिटल किसी और का, बिजनेस स्टार्टअप। इसी वजह से कम कैपिटल में जूडियो बहुत फास्ट एक्सपेंड कर पाता है। लेकिन फास्ट एक्सपेंशन भी प्रॉफिट की गारंटी नहीं होती। रियल गेम स्टोर खुलने के बाद होता है। फॉर एग्जांपल, 2 स्टोर है और दोनों 10 लाख का स्टॉक खरीदते हैं। पहला स्टोर ये स्टॉक 6 महीने में बेचता है और दूसरा सिर्फ 30 दिन में। अब ईयर एंड तक ज्यादा पैसा किसने कमाया? क्योंकि उसने एक ही 10 लाख को बार बार यूज किया। रिटेल बिजनेस में इसे कहते हैं इन्वेंटरी टर्नओवर, और ये जूडियो का बिगेस्ट
स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन है। कंपनी प्रोडक्ट्स को शेल्फ पर महीनों तक नहीं रखती, फास्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को इमीडिएटली रिस्टॉक करती है और स्लो प्रोडक्ट्स को जल्दी ही रिप्लेस कर देती है। रिजल्ट पैसा वेयर हाउस में नहीं, बिजनेस में घूमता रहता है और बिजनेस में कैश की स्पीड ही प्रॉफिट बनाती है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब कंपनी को पता हो कि कस्टमर क्या खरीदेगा। और यही ज़ूडियो का अगला मास्टर स्ट्रोक आता है। फैशन इंडस्ट्री का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? रॉन्ग प्रेडिक्शन। कंपनी सोचती है ये डिसीजन हिट होगा, लाखों पीसेस बना देती है, फिर कस्टमर को पसंद ही नहीं आता और रिजल्ट डेड इन्वेंटरी, 70% सेल, क्लियरेंस सेल जैसे ऑफर रन करना पड़ता है जिससे मार्जिन खत्म। लेकिन ज़ूडियो गेस नहीं करता, ज़ूडियो टेस्ट करता है। पहले किसी डिजाइन का छोटा बैच बनाकर कुछ सिलेक्टेड स्टोर्स में वो भेजकर ये देखते हैं कि कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद आता है या नहीं। अगर रिस्पॉन्स पॉजिटिव होता है तो प्रोडक्शन इंक्रीज किया जाता है और अगर वीक हो तो उस डिजाइन की प्रोडक्शन वहीं रोक दी जाती है, जिससे रिस्क बहुत कम हो जाता है। इसीलिए ज़ूडियो को बार बार हेवी क्लियरेंस सेल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती और वही पैसा डिस्काउंट देने की जगह लो प्राइस मेंटेन करने में यूज होता है। लेकिन अभी भी एक सवाल बाकी है। ये मॉडल देखने में इतना सिंपल लगता है तो रिलायंस ट्रेंड्स, वेस्ट साइड या पैंटालून्स भी इसे कॉपी क्यों नहीं कर लेते? देखो वो कॉपी कर सकते हैं। पोको मॉडल, एवरीडे लो प्राइसिंग, जीरो पेड मार्केटिंग, ये सब स्ट्रेटजीज कोई भी कंपनी अडॉप्ट कर सकता है। लेकिन बिजनेस सिर्फ स्ट्रेटजीज से नहीं चलती, बिजनेस अपना पोजिशनिंग से चलता है। फॉर एग्जाम्पल वेस्ट साइड और ज़ूडियो दोनों ही टाटा के ब्रांड्स है, दोनों ही क्लोथ सेल करता है और दोनों के सप्लायर्स ज्यादातर केस में सेम ही होते हैं। फिर भी वेस्ट साइड 299 के टी शर्ट क्यों नहीं बेचता? क्योंकि वेस्ट साइड का ऑब्जेक्टिव लो प्राइस नहीं है, उसका ऑब्जेक्टिव है बेटर शॉपिंग एक्सपीरियंस, प्रीमियम प्राइवेट लेबल और हाई मार्जिन। वहीं ज़ूडियो का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है, फैशनेबल क्लोथ्स एट लोएस्ट सस्टेनेबल प्राइस। इसीलिए ज़ूडियो का हर डिसीजन, स्टोर लोकेशन, इन्वेंटरी, प्राइसिंग, मार्केटिंग सभी इसी ऑब्जेक्टिव के अराउंड डिजाइन हुआ है। इसीलिए फॉर्मूला कॉपी करना बहुत ईजी है, लेकिन एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन को रीडिजाइन करना एक अलग ऑब्जेक्टिव में ये डिफिकल्ट है। और इसीलिए ज़ूडियो का रियल एडवांटेज 299 का टी शर्ट नहीं है, बल्कि उसका बिजनेस सिस्टम है। लेकिन बिजनेस में कोई भी एडवांटेज परमानेंट नहीं होता और ज़ूडियो के सामने सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा है, रिलायंस और शेन का कोलैबोरेशन। और ये एक और फैशन ब्रांड नहीं है, ये डेटा ड्रिवन फैशन कंपनी है। शेन पहले डिजाइन नहीं बनाता, वो पहले डेटा देखता है, लोग क्या सर्च कर रहे हैं, कौन सी डिजाइन ट्रेंड्स में है, कौन सा कलर वायरल हो रहा है और उसके बाद प्रोडक्शन करता है। मतलब शेन फैशन इंट्यूशन से नहीं बल्कि एल्गोरिदम से चलता है। और जब शेन की टेक्नोलॉजी रिलायंस के रिटेल के साथ कॉम्बाइन होगी तो कंपटीशन नेचुरली और टफ हो जाएगा। लेकिन क्या इसका मतलब ज़ूडियो के लिए एक मेजर प्रॉब्लम है? बिल्कुल नहीं। देखो बिजनेस मॉडल कॉपी हो सकता है, प्रोडक्ट भी कॉपी हो सकता है, प्राइसिंग भी कॉपी हो सकता है, लेकिन ट्रस्ट कॉपी नहीं होता। टाटा ग्रुप ने डिकेड्स में क्रेडिबिलिटी बिल्ड की है और फैशन में भी बहुत सारे कस्टमर्स अननोन ब्रांड के कंपैरिजन टाटा को प्रेफरेंस देते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि इस प्रोडक्ट में क्वालिटी और वैल्यू दोनों होगा। ये एडवांटेज बैलेंस शीट में नहीं दिखता, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये एक बहुत वैल्यूएबल एसेट होता है। फ्यूचर किस तरफ जाएगा ये प्राइसिंग डिसाइड नहीं करेगा, एग्जीक्यूशन डिसाइड करेगा। जो कंपनी कस्टमर को फास्टेस्ट समझेगा, इन्वेंटरी स्मार्टली मैनेज करेगा और कॉस्ट लोएस्ट रखेगा, वही रेस जीतेगा। अगर तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करना और तुम ये वीडियो देख सकते हो। मैं तुमसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।